वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुरुत्व के अंदर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली रियल में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉडी लिया है, एक ऐसा एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब क्या है? द बॉडी विच डज नॉट, ये एक कंसेप्ट है। ये क्या है? एक कंसेप्ट है जो कि रियल में अस्तित्व में एक मतलब नहीं है। रिजिड बॉडी ऐसा कोई भी नहीं है। रिजिड बॉडी मतलब क्या? जो बॉडी उसका शेप एंड साइज किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं करता। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। वो बॉडी हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में सेम ही रहेगा। ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी बोला जाता है। और उसी को एक स्टैंडर्ड मान करके हम क्या करते हैं? सारा कैलकुलेशंस करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी हमने कंसिडर किए हैं। जैसे कि ये रिजिड बॉडी है, आपको पता है कोई भी बॉडी किससे बनता है? कोई भी बॉडी बनता है हर एक पार्टिकल से बनता है। कण से कोई भी बॉडी बनता है और पार्टिकल से बनता है। तो यहाँ पर एक कई सारे पार्टिकल्स हैं और उस पार्टिकल्स का भी क्या है? ये कुछ ना कुछ मास है। ठीक है ना, जैसे कि इधर हमने लिखा है m1, m2, m3 और mn, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल करके ये क्या हुआ है? ये रिजिड बॉडी बन चुकी है। ठीक है, तो आप देखिए, और इसका कुछ ना कुछ वेट रहेगा। और ये वेट क्या रहेगा? ये सभी पार्टिकल्स का वेट बन करके ये, तो इसका एक वेट रहेगा। और उसी वेट को क्या बोलेंगे हम? रिजल्टेंट वेट। रिजल्टेंट वेट मतलब क्या? सभी पार्टिकल्स के वेटों का परिणाम। सभी पार्टिकल्स के वेटों का परिणाम क्या होता है? रिजल्टेंट वेट है। ठीक है ना, तो वेट किससे डिनोट किया जाता है? W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो ये यहाँ पर है m, यानी क्या? पार्टिकल का मास 1, मास 2, मास 3, मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास है यहाँ पे। ठीक है ना, और ये कहाँ पर रखा है हमने? ये अर्थ पे है। तो इसको क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो इसलिए क्या आ गया इधर? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? W इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेट, ये सभी पार्टिकल्स के मास का रिजल्टेंट वेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सेंटर रहेगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर रहेगा? इधर रहेगा, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो जैसे कि देखिए अभी देखिए इसका क्या है? इसका डेफिनेशन भी दिया हमने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू विच, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू विच ऑल बॉडीज अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है ना, कुछ अर्थ में क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉडी, जो भी बॉडी है वो क्या हो रहा है? अर्थ की तरफ खींचा चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कुछ एग्जांपल्स दिए हमने। एक ऐसा आपने सर्कस में वगैरह देखा होगा, या रास्ते पे भी कुछ लोग खेल करता है अपना ऐसा। तो ठीक है ना, तो ऐसा एक लड़की चल रहा है, उसके ऊपर ऐसा लड़की चलता है हाथ में लकड़ी लेकर के। हाथ में लकड़ी लेकर के ऐसा ये तार के ऊपर या डोर के ऊपर वो लड़की चलता है, लेकिन नीचे गिरता है क्या? नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो क्या करता है? उसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेंटेन करती है। वो लड़की क्या करती है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करती है। यदि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगी? उसको इस तरफ लाने का कोशिश करेगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी में रहता है वो फिक्स जगह पे नहीं रहता, इधर उधर क्या होता रहता है? डिस्प्लेस होता रहता है। ठीक है, तो उसी वजह से वो लड़की क्या करती है? हाथ में जो लकड़ी है, ये लकड़ी की सहायता से वो उसको वेट को क्या करती है? सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करती है? बैलेंस करती है, मेंटेन करती है। उसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरती। जैसे कि और एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि हम पहाड़ पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं? आगे की तरफ झुक के पहाड़ पे चलते हैं, ना कि पीछे ऐसा सीना तान के चलते हैं। सीना तान के चलेंगे तो हमारा मैक्सिमम वेट क्या रहेगा? पीछे की तरफ रहेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स मतलब अर्थ को क्या रहेगा? अपनी तरफ खींचने का मौका ज़्यादा मिलेगा। तो वो उस वजह से हम क्या हो सकता है? गिर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा बॉडी का जो भी है वो आगे की तरफ मेंटेन करके चलता है। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ रहेगा और उसकी वजह से हम नीचे नहीं गिरते। ठीक है, और भी एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। जैसे कि आपने देखा होगा इटली में पिसा का टावर है, टावर ऑफ पिसा। इटली की मीनार बोला जाता है, पिसा की मीनार है ना, जो कि इटली में स्थित है। वो क्या है? झुका हुआ है, लेकिन वो क्या होता है? नीचे गिरता नहीं है। नीचे गिरता नहीं, क्यों नहीं नीचे गिरता? क्योंकि उसका जो बेस है, उसके बेस के अंदर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है। उसके बेस के अंदर में क्या हो रहा है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर में गिर रहा है। यदि जिस दिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के बाहर जाएगा
उस दिन ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कोई ऐसा लॉरी वगैरह रहता है, लॉरी वगैरह रहता है स्ट्रेट रोड पे सीधा चलता है, लॉरी है ना, वो मतलब माल से भरा है, गुड़ से बहुत, उसके अंदर में माल भरा पड़ा है, ट्रक वगैरह है, ट्रक है, तो उस पर क्या है, माल वगैरह बहुत भरा हुआ है, लदा हुआ है, तो वो स्ट्रेट चलता है तो वो गिरता नहीं है, क्योंकि उसका सीजी जो है वो इधर सेंटर पे मेंटेन है। लेकिन जैसे ही टर्न आता है तो वो क्या हो जाता है, सीजी जो है वो डिस्प्लेस होने लगता है। यहाँ पहले इधर है तो फिर इधर आएगा, और जैसे ही सीजी इससे ये बॉडी के आउट हो जाएगा, ये बॉडी के आउट हो जाएगा, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वो ट्रक जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। एक और उदाहरण है, टर्निंग पर जो हमारा बॉडी झुकता है, हाँ, बाइक या कुछ भी कार चला रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल, वो भी एक दूसरा एग्जाम्पल लेके, और रोड के किनारे में जब हम लोग का गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एक चक्का जब जिसको हम लोग कतरनी बोलते हैं वो सरफेस में पड़ता है, तो उस जगह हम सीजी मेंटेन करने के लिए बॉडी को उधर बैलेंस बनाते हैं। उसमें वो रोड किसमें भी एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसमें कार्य करता है, और सीजी भी उसमें कार्य करता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया। ठीक है, अभी इधर आता है सेंट्रॉइड रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी हम फाइंड आउट करना है, जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो किस फिगर के लिए फाइंड आउट करेंगे, सॉलिड फिगर्स के लिए, सॉलिड फिगर्स के लिए यानी 3D फिगर्स के लिए, जिसको 3 डायमेंशंस बोलते हैं, जिसको लेंथ, विड्थ और हाइट रहेगा। ऐसा फिगर का हम क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता है। और जैसा 2D फिगर है, 2D फिगर उसी को क्या बोलता है, कभी कभी लैमिना भी बोलता है, लैमिना, है ना। सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर यानी क्या है, जैसे कि आपका कोई शीट है और उसका थिकनेस जो है वो निग्लिजिबल है, शीट है और उसका थिकनेस जो है वो निग्लिजिबल है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसका सेंट्रॉइड निकालते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड निकालने का मेथड एक ही है, लेकिन फॉर्मूलेज अलग अलग है, तरीका एक ही है, लेकिन फॉर्मूलाज क्या है, अलग अलग फॉर्मूला है। बस इतना ध्यान में रखिए कि सेंट्रॉइड जो निकाला जाता है वो किस लिए निकाला जाता है, अपना 2D फिगर्स के लिए, जिसका थिकनेस जो है वो निग्लिजिबल है, जैसे कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ऐसे फिगर्स, जैसे शीट मेटल वर्क्स रहता है, शीट मेटल में, ठीक है ना। तो उधर हमें सेंट्रॉइड निकालना ज़रूरी होता है। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है, ऐसा सॉलिड फिगर जो गोला वगैरह रहता है, ठीक है ना, गोला जो खिलाड़ी जो गोला वगैरह फेंकते हैं, है ना, तो वो क्या है, अपना स्पेयर है। तो स्पेयर का हम क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड नहीं निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। ठीक है, तो इसका निकालने का मेथड कौन सा है, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, जो कि हमारा निमी बुक में दिया है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, और दूसरा है बाय मूवमेंट मेथड है, और तीसरा है बाय ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड से हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पहले उसके फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इधर, इससे पहले हम थोड़ा एक कंसेप्ट देखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहता है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल बुक में भी दिया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी फिर से क्या किया है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जो भी किसी भी कंडीशन में बॉडी जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलता है, उस स्थिति को क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम बोलता है। जैसे कि ये टग ऑफ वार वगैरह देखा होगा आपने, टग ऑफ वार वगैरह मतलब ऐसा रस्सी खींचता है, इधर 10 लोग लगाए, इधर 10 लोग लगाए, ऐसा। जैसे कि इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर भी 5 न्यूटन का बल लगा है, ना तो ये इधर जा रहा है ना तो ये इधर जा रहा है, मतलब ना तो टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है टूवर्ड्स राइट जा रहा है, तो क्या है, ये स्टेबल है। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलता है। और उसमें भी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेस। जैसे कि आप हमारा फनेल रहता है, जो भी अपना कोनिकल फ्लास्क वगैरह रहता है, जिसके हम मिट्टी का तेल वगैरह ये करता है, क्या बोलते हैं आप उसको, फिलअप करता है ना, कुप्पी। हाँ, तो वो क्या रहता है ऐसा, ये आपका मिट्टी का तेल छानने का ये है आपका फ्लास्क है। तो इससे आप छान रहे, इसको यदि आपने इसको एक टिच के मार दिए, ऐसा टिच के मार दिया, तो ये क्या करता है, रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है ना, अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। और जैसे अनस्टेबल में क्या है, यही फ्लास्क हमने उल्टा रख दिया, ऐसा यही फ्लास्क को हमने उल्टा रख दिया, इसको यदि हमने टिच के मार दिया तो ये कोलैप्स हो सकता है, कोलैप्स हो जाएगा, तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम,
अनस्टेबल, नॉट रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेस करने के बाद वो यदि अपना पुराना सिचुएशन प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम अनस्टेबल कंडीशन। और स्टेबल कंडीशन में क्या है, यदि डिस्प्लेस करने के बाद भी वो अपना पुराना कंडीशन प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं हम स्टेबल कंडीशन। अब न्यूट्रल कंडीशन में क्या है, यही फ्लास्क को हमने क्या किया, ये फ्लास्क है, इसी को हमने क्या किया हॉरिजॉन्टल रखा और इसको डिस्प्लेस किया तो ये क्या करता है लुढ़क जाएगा, लुढ़क के कोई नया पोजीशन ही लेगा। वैसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम न्यूट्रल, ठीक है ना तो ये स्टेबल है ना तो अनस्टेबल है, ये क्या है न्यूट्रल है। हर सिचुएशन में उसको डिस्प्लेस किया तो वो फिर से नया पोजीशन प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो आगे हम आते हैं मेथड्स की तरफ, जो कि हमें एग्जाम्पल वगैरह इसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो कि हमें एग्जाम में वगैरह पूछा जाता है। मेथड कौन सा ज्योमेट्रिकल मेथड है, बाय मूवमेंट मेथड है और ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा हाई लेवल का है, अपने आइटम में ये पूछता नहीं है, खाली अपना ज्योमेट्रिकल मेथड और बाय मूवमेंट मेथड, ये दो मेथड से पूछता है। तो हम देखेंगे ऐसा आज ज्योमेट्रिकल मेथड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड से, ठीक है। हमने देखा कि भाई इसके 3 मेथड्स है, कौन से मेथड से, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, बाय मूवमेंट मेथड एंड बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो हम ये देखते हैं बाय ज्योमेट्रिकल मेथड के तरीके से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले देखिए, अभी आपको पता चला है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। किसी भी फिगर का उसका जो मध्य रहता है, उसका जो गुरुत्वीय मध्य रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और उसी मध्य को हमें क्या करना रहता है फाइंड आउट करना रहता है। जैसे कि ये इधर फिगर दिया है, ये इधर एक फिगर दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स से एक्स है, एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रहता है हमेशा एक्स रहता है। तो इधर हमने क्या लिया एक्स एक्स एक्सिस, और ये क्या है वर्टिकल एक्सिस वाई वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये यहाँ से वाई वाई एक्सिस से हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये एक्स बार, और ये एक्स एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस जो भी है ये क्या है ये वाई बार। और ये दोनों एक्स बार एक्सिस एंड वाई बार एक्सिस जहाँ मीट हो रहा है, इस बिंदु पर मीट हो रहा है, तो वो क्या है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और इसको लिखते कैसा है, ऐसा इन ब्रैकेट एक्स बार एंड वाई बार लिखता है, ठीक है ना। ये पहला लिखेगा एक्स बार और सेकंड में लिखेगा वाई बार, जो भी इसका मान रहेगा। वाई बार का मान कि 2 मीटर है और एक्स बार का 4 मीटर है, जो भी रहेगा वो इधर एक्स बार की जगह लिखेंगे और वो वाई बार की जगह लिखेंगे। तो लेकिन ये एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट कैसे करता है ये हमको देखना। ये तो अभी सिंपल फिगर है, ये कौन सा फिगर है, ये स्क्वायर है, तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या है। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, आपके सामने एक टेबल रखा है, ये टेबल के जरिए आप उसको पता कर सकते हैं, उसको वो अच्छे से आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा। ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे कि इधर लिखा है, पहला है फिगर दी गया है, मैंने ये 1 2 3 4 कॉलम बनाया है। पहला कॉलम है फिगर का, दूसरा है एरिया, तीसरा है एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है ना। तो पहला फिगर है हमारा स्क्वायर है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं स्क्वायर क्या रहता है, ये ऐसे इस तरीके से स्क्वायर रहता है। एक मिनट, ब्लू पेन, जैसे कि ये इधर थोड़ा सा स्मॉल, जैसे कि ये इधर थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा है, मैं थोड़ा इधर एनलार्ज करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये है अपना स्क्वायर है, और ये यहाँ से ये एक्स बार है, और ये यहाँ से ये वाई बार है, और ये तो है ही, ये वाई वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, तो सॉरी पहले उसका देखते हैं। एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच। बी मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। और एक्स बार का क्या मान रहेगा, b/2, ये इधर लिखा है b/2। और ये क्या है वाई बार का क्या रहेगा h/2, ठीक है, h/2। ये वाई बार का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, h/2 करना पड़ेगा, फार्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। यदि एक्स बार का मान फाइंड आउट करना है हमें, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, b/2 का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट है ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है आपको सभी को पता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। और इसका एक्स बार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, b/2, और वाई बार निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे h/3। राइट एंगल ट्रायंगल आपको सभी को पता है, इस तरीके से रहता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये हमारा एक्स बार है, और ये वाई बार है, और ये हमारा क्या रहता है बेस रहता है b, और ये क्या है हमारा h यानी क्या है हाइट। तो इसका एक्स बार का मान निकालने के लिए क्या है हमें
एक्स बार इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, v/2, ठीक है। और वाई बार का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, h/3, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज आप पुटअप करेंगे तो आपका ये एक्स बार एंड वाई बार का वैल्यूज आएगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मूलाज क्या है, किस तरीके से है। सेम इधर भी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी सेम इसी तरीके से है, ठीक है। और ये इधर आगे है एक सर्कल है, सर्कल का क्या है, एरिया πr², और उसका एक्स बार निकालना है तो क्या है, एक्स, ये सर्कल रहता है ऐसा, और ये इसका बीच में क्या आ जाएगा, ऐसा आर ही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये आर है, और ये वाई बार भी निकालेगा तो क्या रहेगा, ये आर ही रहेगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस क्या रहेगा, आर ही तो रहेगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मध्य ही फाइंड आउट करना है, इसलिए ये आर ही रहेगा। वाई बार इज इक्वल टू आर, और एक्स बार इज इक्वल टू भी आर ही आएगा, ठीक है। और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए क्या है, जैसे फुल सर्कल रहता है उसके लिए एरिया निकालने के लिए πr² रहता है, और सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल के लिए क्या रहेगा, πr² डिवाइडेड बाई 2। कितना आसान है देखिए। और ये क्या है, और एक्स बार निकालने के लिए अभी देखिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, हाफ सर्कल क्या है, इस तरीके से हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल है तो लेकिन एक्स एक्सिस का मान चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ। एक्स बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, वाई बार का मान चेंज होने जा रहा है, तो ये कितना रहेगा, तो ये क्या रहेगा 4r डिवाइडेड बाई 3π, है ना। ये क्या है, वाई बार यानी आपका क्या है, ये इधर 4r डिवाइडेड बाई 3π, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। ये क्या है आपका एक्स बार, जैसे इधर लिखा है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस को कभी भूलना नहीं है हमें। रेफरेंस एक्सिस को लेकर के हमें सब फॉर्मूलेज और सब प्रॉब्लम्स हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, रेफरेंस एक्सिस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अभी हम और ये हो गया, ये फॉर्मूलेज हो गया, और सबका ये तो सिंपल फिगर के लिए हो गया। एक सिंगल फिगर आएगा तो आप खाली एक फॉर्मूलाज यूज करके आप निकाल सकता है। लेकिन जब कंपोजिट फिगर आता है, कंपोजिट फिगर जब आता है या सिंगल फिगर भी आएगा तो आपको ये फॉर्मूलाज यूज करना है। तो ये एक फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 डैश 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 प्लस an इंटू xn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 प्लस an। ये एक्स बार के लिए। और वाई बार के लिए क्या, a1 इंटू a1 प्लस a2 इंटू y2 प्लस a3 इंटू y3 प्लस डैश 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 an इंटू xn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस an। इस तरीके से अभी आपको थोड़ा ये ध्यान में रखिए, ये फार्मूलाज क्या है, ये भी फार्मूलाज क्या है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। खाली ये फार्मूलाज वगैरह कैसे कैसे यूज़ करना है ये आप देखिएगा। अभी हम प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डरने का कोई ज़रूरत नहीं, डर क्या। तो ये देखिए, मैंने आपको समझने के लिए पहले एकदम सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम लिया है, ठीक है। जो कि ये यहाँ पे आपको इसके डायमेंशन से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, बच्चों क्या है, ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, वेरी गुड, रेक्टेंगल है ये। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस डैश 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 an इंटू xn बटे a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 प्लस an, ठीक है। और वाई बार के लिए क्या फॉर्मूला है, a1 प्लस वही y1 प्लस a2 इंटू y2 प्लस डैश 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 प्लस an इंटू yn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 प्लस an, ठीक है। ये फॉर्मूलाज है आपके पास। ये देखिए अभी ये फॉर्मूला से भी आएगा और सिंपल से भी आएगा, ठीक है। सिंपल से कैसा, अभी मैं आपको फॉर्मूला से ला करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसका अभी हमें जो मैंने पहले आपको चार्ट दिखाया था, तो चार्ट में आपको दिया था मैंने डायग्राम, स्क्वायर का डायग्राम दिया था, ठीक है ना। तो स्क्वायर का डायग्राम दिया था, उसमें हमने कॉलम बनाया था, एक एरिया का कॉलम बनाया था, एक एक्स बार का कॉलम बनाया था और एक वाई बार का कॉलम बनाया था, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले इसका क्या करते हैं, हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया जो दिया हुआ फिगर हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, d इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है 6 है और एच क्या है 4 है। तो कितना आएगा अपना एरिया, ए इज इक्वल टू एरिया कितना आएगा अपना
24 और ये इधर डायमेंशन दिया मीटर है, मान के चलो ये मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी एरिया रहता है उसका क्या रहता है, डायमेंशन के उसका यूनिट क्या रहता है, मीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हो गया। तो एक्स बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला था हमारा, दो वो थोड़ा कॉलम याद कीजिए, जो टेबल याद कीजिए, उसमें एक्स बार का फॉर्मूला दिया था हमने, क्या दिया था, रेक्टेंगल के लिए b/2 दिया था, सही है, ठीक है। तो एक्स बार के लिए b/2, यहाँ पे b क्या है, 6 है, तो हम क्या करेंगे 6/2 करेंगे, तो कितना आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा तीसरा स्टेप क्या है, वाई बार इज इक्वल टू क्या है, h/2, ठीक है, h/2। तो क्या करेंगे हम, h का मान कितना है, 4 है, तो 4/2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वाई बार इज इक्वल टू 2, जो भी इसका यूनिट है ये दीजिए, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा एक्स बार वाई बार, क्योंकि इधर से सिंगल फिगर है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक्स बार वाई बार निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने का वैसा ज़रूरत नहीं है। तो आप इधर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि x1 बोल सकता है, y1 बोल सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही फिगर है, एक ही फिगर है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इधर x1 y1 बोल रहे हैं, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ऐसा, x बार इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, इधर फिगर कितना है, एक है, तो ये a1 इंटू x1 मानेंगे और बट्टे क्या करेंगे a1। अभी x बार इज इक्वल टू a1 का मान कितना है भाई, इधर 24 है, 24 इंटू x1 का मान कितना है, इधर 3 है, ठीक है, ये 3 है हमारा, x1 इज इक्वल टू 3, तो कितना आ गया हमारा x बार इज इक्वल टू कितना आ गया ये, हाँ सॉरी, x बार बटे a1, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, a1 कितना होगा सर, 24, a1 24 इंटू 3/3 24 होगा ना। हाँ, तो हमने देखा, पहला प्रॉब्लम देखा हमने सिंपल फिगर का देखा। अभी हम क्या देख रहे हैं, कंपोजिट फिगर यानी दो फिगर का कंबाइन कर, ठीक है। जैसे कि ये आपको इधर दिया है, ऐसा क्या दिया है, एक फिगर दिया है कंपोजिट फिगर यानी दो फिगर का मिश्रण। जैसे कि ये एक फिगर है, फिगर 1, हम इसको मानते हैं अभी फिगर 1 मानते हैं, ये इसको क्या करना है, जैसे कि कंपोजिट फिगर आता है उसको क्या करना है, हमें दो भागों में क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है। ये एक फिगर हो गया और ये क्या है हमारा दूसरा फिगर, सेकंड फिगर है। तो अभी ये फिगर को देखा जाए तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये स्क्वायर है क्या, ट्रायंगल है क्या, सर्कल है क्या, क्या है ये एक रेक्टेंगल है, और दूसरा भी क्या है हमारा रेक्टेंगल ही है, खाली ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ये क्या करते हैं, हम इसको रेफरेंस एक्सिस निकालते हैं, ये ऐसा, ये रेफरेंस एक्सिस निकालेंगे ऐसा, और ये ऐसा बीचों बीच रखेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है इसका, ये आपको भारत स्किल में ये क्वेश्चन दिया है, जिसके आंसर दिया है, इधर क्या दिया है, ऑप्शन दिया आपको, ये इज इक्वल टू 8.545 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया है 6.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है 8.02 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको कि हमें क्या करना है, फॉर्मूला आपको लिखना है, पहले इधर आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है, एक्स बार इज इक्वल टू a1 इंटू x1। अभी इधर कितना फिगर है, दो फिगर है बस, तो हम दो ही फिगर का लिखेंगे, इंटू प्लस a2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमें y बार के लिए क्या चाहिए, y बार इज इक्वल टू a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा हमने। अभी हम क्या करते हैं, फिगर 1 का कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं हम, ये अभी फिगर 1 का कैलकुलेशन करते हैं। इधर लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन फॉर फिगर 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर फिगर 1 के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसका एरिया निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, एरिया निकालने का, एरिया निकालेंगे इसका। तो ये फिगर कौन सा है हमारा, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के है तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का, b इंटू एच। तो इधर b क्या दिया है, इधर 12 दिया है, ठीक है ना। तो b 12 इंटू एच कितना दिया है, इधर 3 दिया, ठीक है। तो कितना आ गया ये 36
और इधर क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यदि इधर मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते, यदि दिया होता तो स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अभी इसका क्या करेंगे, x1 फाइंड आउट करेंगे। ये इधर का x1 क्या रहेगा, ये यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका x1 रहेगा। ठीक है ना, ये x1। ठीक है, अभी ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेक्टेंगल के लिए x1 फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमें, x1 = b/2। ठीक है ना, तो b कितना है, इधर 12 है, तो 12 / 2, तो x1 कितना आएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अभी इसका क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। y1 निकाल लिए, इतना y1 इतना रहेगा। ठीक है, ये y1। ठीक है, तो y1 निकालने के लिए रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, h/2। वेरी गुड। h कितना है इधर हमारा, 3 है, तो 3 / 2, तो कितना आएगा हमारा, 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात है, बच्चे बहुत सारा इधर गलतियाँ करता है। ये तो हो गया हमारा, ये फिगर 1 है, ये हमारा फिगर 1 है। इसके लिए इधर तक, यहाँ से ये फिगर से इसका, ये फिगर का बेस कहाँ है, पार्ट 1 का बोल रहा है मैं, सिर्फ पार्ट 1 का ये बेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 है। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लेकिन हमें जो भी कैलकुलेशन करना रहता है वो हमें रेफरेंस एक्सिस को पकड़ के हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें क्या है, ये जो टी सेक्शन है, ये जो टी सेक्शन है वो कहाँ पे रखा है, ये ज़मीन के ऊपर रखा है। ठीक है ना, ज़मीन के ऊपर रखा है, यानी हमारे अर्थ पे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, ये यहाँ से लेकर के डिस्टेंस चाहिए, ये y1 प्लस ये इधर का डिस्टेंस ये। तो देखिए अभी ये हमें दिया है, ये 3 दिया है, और ये टोटल कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम अभी क्या करेंगे, इधर 1.5 + 7 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, 8.5 सेंटीमीटर आएगा हमारा। ठीक है, तो हमें अभी सब वैल्यूज मिल गए हैं, फिगर 1 का सब वैल्यू मिल गया है। क्या क्या मिल गया है, एरिया मिल गया, x1 मिल गया, y1 मिल गया। अभी हमारे इधर देखते हैं, x बार फाइंड आउट करने के लिए हमें a1 का वैल्यू मिल गया, x1 का वैल्यू मिल गया है। ठीक है ना, और इधर क्या, y1 का भी वैल्यू मिल गया, और a1 का भी वैल्यू सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी हमें a2 का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है हमें, मतलब फिगर 2 का हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो फिगर 2 का हम कैलकुलेशन करते हैं अभी। कैलकुलेशन फॉर फिगर 2। ठीक है, तो इसका भी क्या निकलते हैं हम, एरिया निकलते हैं। तो ये फिगर कौन सा है, ये भी फिगर कौन सा है हमारा, रेक्टेंगल ही है। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, b/h = b क्या है, इधर देखिए अभी 3 है, और इधर टोटल डिस्टेंस दिया हमें 10, और ये इसका डिस्टेंस दिया 3, और ये बीच वाला कितना रहेगा हमारा, 7 रहेगा। वेरी गुड। तो ये बेस कितना आएगा, 3, और ये कितना आएगा, 7। तो ये कितना आएगा, ये रे कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अभी हमें सेकंड स्टेप क्या है, इसका x2 निकालना है। x2 भी निकालेंगे, टेबल में देखेंगे तो इसका x2 निकालने का क्या फॉर्मूला है, रेक्टेंगल के लिए सेम इसी की तरीके से b/2। तो x2 भी क्या आएगा हमारा, 3/2। तो कितना आएगा हमारा x2, 1.5 आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप इधर देखेंगे तो ये क्या है, ये फिगर इतना है ना, ये फिगर इतना है। तो इसका डिस्टेंस जो है, ये यहाँ से ये क्या आ गया है आपका, x2 आ गया। तो ये कितना है आपका, 1.5। लेकिन हमें चाहिए कहाँ से, रेफरेंस एक्सिस से। तो हमें ये इधर क्या करना पड़ेगा, इधर यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, ये 1.5 इतना आ गया यहाँ से यहाँ तक का। तो ये इतना, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 4.5 प्लस ये 1.5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6। तो ये देखिए x2 भी कितना आ गया हमारा, 6। इधर प्लस लिखता है मैं, 4.5। तो ये x2 का मान आ गया। तो ये फिर से हम क्या करेंगे, अभी y2 का मान निकालेंगे, h/2। तो ये भी रेक्टेंगल है इसलिए h/2। तो h कितना है इसका, 7 है। तो 7/7/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये एक बार हमें सब वैल्यूज मिल गए। अभी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x बार = सीधा अभी वैल्यूज इसमें पुट करना है। ये 1 का मान कितना है भाई, इधर 36 इंटू x1 का मान कितना है,
6, इसको ब्रैकेट डालिए प्लस ये 2 का मान कितना है 21 इंटू x2 का मान कितना है हमारा 6 डिवाइडेड बाय ये 1 का मान 36 प्लस 21। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है। देखिए इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या आएगा x बार इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, लेकिन आप इधर यदि आप ऑप्शन देखेंगे a इज इक्वल टू 8.545, बी ऑप्शन दिया है 6.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है 8.02 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसमें हमारा कहीं भी x बार नहीं है, तो इसका मतलब हमें साफ साफ है कि हमें x बार का मान पूछा गया नहीं है। तो हमें x बार का मान पूछा नहीं है। क्यों नहीं पूछा यहाँ पर, क्योंकि ये जो दिया हुआ फिगर है, दिया हुआ चित्र जो है वो क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब क्या है, ये देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे ऐसा दिल रहता है, ठीक है ना, ये दिल है, तो ये वाई वाई एक्सिस है। तो इसको यदि आप फोल्ड करेंगे तो ये वाई एक्सिस को क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये कौन सा एक्सिस को मैच हो गया, कौन सा एक्सिस को अबाउट फोल्ड करने के बाद ये मैच हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करने के बाद ये क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर मैच हो गया। यही हम यदि इसको एक्स एक्सिस को ऐसा फोल्ड करते हैं तो ये मैच होता है क्या, नहीं होता। तो अभी आप देखिए जिस एक्सिस को मैं ये आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, जिस एक्सिस के अलोंग आप उस फिगर को फोल्ड करेंगे तो उसके अपोजिट वाला एक्सिस का मान, उसके अपोजिट वाला एक्सिस का मान आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा, जैसे कि ये एक्सिस, ये जो चित्र दिया है, ये जो फिगर दिया है, यदि इस एक्सिस को ये फिगर को आप फोल्ड करेंगे, ऐसे बीच में से फोल्ड करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसके अपोजिट वाला एक्सिस, वाई एक्सिस के अपोजिट कौन सा रहता है, एक्स रहता है। तो एक्स बार का मान आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यदि इधर 12 दिया है, टोटल एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यदि 12 दिया है तो उसके आधा कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो उसका वैल्यू आपका 6 आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। इसका इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन सब बताया। जब भी ऐसा कोई फिगर, सिमेट्री फिगर आता है, यही फिगर यदि आपको ऐसा दिया जाता है, यही फिगर यदि आपको ऐसा दिया जाता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल फिगर दिया जाता है, और ये अभी क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, और इधर बीच में किधर तो आपका ये वाई एक्सिस होगा। लेकिन ये यदि वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे तो आपको मैच हो जाएगा क्या, नहीं। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग आप यदि फोल्ड करेंगे तो मैच हो जाएगा। अब यही यहाँ पे उसके एक्स एक्सिस का अपोजिट वाला कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का मान आपको डायरेक्ट मिलेगा। क्या डायरेक्ट मिलेगा, यदि ये 12 है तो आपका ये वाई इसके आधा कर देगा, वाई बार क्या कितना हो जाएगा, 6। यदि ये 24 है तो वाई बार का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी आप हमको क्या करना है, वाई बार का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये एक्स बार का कैलकुलेशन हो गया। अभी वाई बार का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला इधर आपके सामने है, ये फार्मूला है। तो वाई बार की इसमें फार्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। वाई बार इज इक्वल टू A1 का मान कितना है, इधर देखिएगा 36 इंटू x1 का मान कितना है 6। ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट डालना मत भूलिए। तो फिर A2 का मान कितना है, इधर अपना 21, y1 सॉरी इधर ये y1 का मान देना है, इधर y1 का मान कितना है 8.5, ठीक है। और A2 का मान कितना है 21, और y2 का मान कितना है 3.5 बटे 36 A1, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग 36 प्लस A2 का मान कितना है, A2 का मान 21। अभी इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसमें से कोई ना कोई आपका ऑप्शन होना ही चाहिए। देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक ऐड करके है ना, तो कितना आ गया हमारा, कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है। कितना वैल्यू मिल रहा है अपने को 6.65। तो ये वैल्यू हमारा अप्रोक्स ये वैल्यू है हमारा। तो 6.5 ये आपका आंसर रहेगा। तो आपको एग्जाम्पल में क्या पूछा जा रहा है, आपको वाई बार का मान पूछा जा रहा है। वो भी इतना पागल नहीं, उसको पता है ये फिगर सिमेट्रिक फिगर है, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक फिगर है, तो बच्चा को पता है ये एक्स बार का मान कितना है। तो कभी कभी एग्जाम्पल में 2 मान देता है, ऐसा ऑप्शन देता है 3, 5
दूसरा ऑप्शन रहेगा ऐसा 5 3 और तीसरा ऑप्शन रहेगा ऐसा कुछ, तो सॉरी इसी का लेते हैं। x बार कितना है 6 और दूसरा कितना आ गया 6.6। 6.5, ठीक है। और इधर देगा ऐसे 6.5 कॉमा 6 और तीसरा ऑप्शन कुछ तो रहेगा 4 कॉमा 8 और चौथा ऑप्शन रहेगा 8 और 4। यहाँ पे क्या है, ये जो है ये जो वैल्यू है ये पहला वैल्यू दिया है x बार का और दूसरा वैल्यू दिया है y बार का। और यदि ऑप्शन में आपको एक ही वैल्यू दिया है, ये दोनों वैल्यू दिया है x बार एंड y बार, ऐसा देता है तो आपको ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन ऐसा जब देता है तो आपको कोई ना कोई एक वैल्यू पूछा गया है। लेकिन जब फिगर सिमेट्री होता है तो आपको पता है कि उसका अपोजिट जिस एक्सिस के अलोंग वो फिगर सिमेट्री उसके अपोजिट वाला मान आपको सीधा मिलेगा, इसलिए वो ये नहीं पूछ रहा, दूसरा निकालेंगे। हाँ, दूसरा पूछ रहा है। तो इसमें समय वेस्ट नहीं करने का, सीधा आपको क्या करना है y बार का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसके सिंपल प्रॉब्लम पढ़ा और कंपोजिट फिगर के तहत प्रॉब्लम पढ़ा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।